चैनल क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। तो ये मैथ्स आरबीएसई बोर्ड में भी यूज होती है एंड सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर भी यूज होती है। एंड चैप्टर फर्स्ट, टुडे आई एक्सप्लेन चैप्टर फर्स्ट इज, जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर शुरू होने से पहले उसकी इंट्रोडक्शन मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले आज मैं बताऊंगा आपको इसकी इंट्रोडक्शन कि इसमें आपने क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आपको पता है चैप्टर का नाम है रियल नंबर। चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। हालांकि आपने चैप्टर क्लास 9th के अंदर आपने ये सारे नंबर्स रीड कर रखे हैं, बट आई रिपीट अगेन कि एक बार रिकॉल हो जाएगा। तो एक बार रिपीट कर देते हैं कि जिससे आपकी मेमोरी वापस रिकॉल हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा। तो व्हाट इज अ रियल नंबर? एंड रियल नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिसके अंदर सारे के सारे नंबर्स इंक्लूड हैं, मतलब सारे के सारे नंबर आते हैं। बट अब बताऊंगा कि रियल नंबर में कौन सा नंबर नहीं आता और कौन कौन से आते हैं। तो मैंने जैसे लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, होल नंबर या होल नंबर, एंड इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ये सभी आपने पढ़े हुए हैं। एंड फर्स्ट क्या है? नेचुरल नंबर है। फर्स्ट नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर आप सभी को पता है एन से नोट करते हैं। एंड नॉर्मली अगर नेचुरल से मतलब अपने को लगे तो प्रकृति मतलब अपने आसपास, तो अपने नेचुरल नंबर कौन से होंगे? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। देखो अपने नॉर्मली अगर कोई मार्केट से परचेज करते हैं तो कभी अपने 0 रुपए उसको कोई चीज खरीद के दिए हैं क्या? नहीं। तो अपने नॉर्मली मार्केट के अंदर क्या है अपने को 1 रुपीज, 2 रुपीज। तो मतलब जो नेचुरल नंबर है, जो अपने रियलिटी के अंदर देखे हैं अपने, जैसे 1 रुपीज, 2 रुपीज ऐसे, तो जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, और 1 से स्टार्ट होने के बाद में वो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि अनकाउंटेबल, नॉट डिफाइंड, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। ओके, तो 1 से स्टार्ट होंगे कंप्लीट, मतलब कि 1 से स्टार्ट होने के बाद में इनफाइनाइट तक ये रन करेंगे। ओके, एंड सेकंड है मेरे पास कौन सा? होल नंबर। एंड सेकंड जो होल नंबर है उसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड उसमें 0 और इंक्लूड हो जाता है। एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर की मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर के अंदर इंक्लूड है। तो बस होल नंबर के इतना डिफरेंस है कि 0 और एक्स्ट्रा से इंक्लूड हो जाता है, बाकी वो ही सारे के सारे नेचुरल नंबर। ओके, तो ये होल नंबर होते हैं। तो याद रखना नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे इनफाइनाइट तक, एंड होल नंबर कौन से होंगे? 0 से इनफाइनाइट तक। ओके, इंटीजर जैसा आप सभी को पता है, आपने नंबर लाइन शो की होगी, एंड जैसे अपने नंबर लाइन शो करते हैं तो उसके अंदर अपने पढ़ा हुआ इंटीजर, ये नंबर लाइन है 0 है। 0 से लेफ्ट हैंड साइड माइनस की वैल्यूज होंगी एंड राइट हैंड साइड प्लस की वैल्यूज होंगी। एंड इसमें फ्रैक्शनल भी हो सकती है, जैसे ये हो जाएगा, सपोज करो कि अगर अपने 4/3 हो सकता है, नहीं तो इसके बिटवीन ऐड कर सकते हो, बिटवीन हो जाएगा कितना? 3/2। ठीक है, तो इंटीजर्स के अंदर फ्रैक्शनल भी आ सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है अपने। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना कि इंटीजर के अंदर कौन से होंगे? नेगेटिव नंबर्स भी होंगे एंड और पॉजिटिव भी होंगे। तो मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स मिलके क्या बनते हैं? इंटीजर्स। तो मतलब इन माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक सारे के सारे इंटीजर होते हैं। एंड इसके बीच में अगर कोई फ्रैक्शनल आता है तो वो भी अपने पास क्या होगा? इंटीजर होगा। एंड 1, 2 पॉजिटिव है, वो भी इंटीजर। तो मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव सारे के सारे नंबर मिलके क्या बनते हैं? इंटीजर बनते हैं। ओके, एंड फोर्थ जो है वो है रैशनल नंबर है। एंड रैशनल नंबर आपको अच्छी तरह पता है, जैसा कि आपने क्लास 8 के अंदर चैप्टर फर्स्ट रीड किया था, तो याद हो तो चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको अपन p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसमें? जिसको अपने p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, दैट मींस फ्रैक्शनल फॉर्म में। किसमें? फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर, जिनको अपन फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको रैशनल नंबर बोलते हैं। तो सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, बट एक मैंने बताया था कि कोई भी नंबर के अगर अपॉन में 0 आ जाए तो वो रैशनल नंबर नहीं होता। ओके, अगर किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आ जाता है
तो वो रैशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है कि जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रैशनल नंबर होंगे, एंड पी और क्यू क्या होंगे, पी एंड क्यू बिलोंग इंटीजर, कि पी और क्यू किस में बिलोंग करेंगे, इंटीजर्स में, कि पी और क्यू जो ऐसे दो इंटीजर हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे कोई मैटर नहीं, अपने को फर्क पड़ता, पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव हो सकते हैं, पी इंटीजर है क्यू इंटीजर है, अगर दोनों का डिवाइड करते हैं तो एक फ्रैक्शन बनेगी, एंड उस फ्रैक्शन को ही रैशनल नंबर बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल 3/2 -3/2 एंड 1/2, तो ये सारे की सारी फ्रैक्शन है। अगर मैं अकेला सिंगल 2 भी लिखता हूं तो वो भी रैशनल नंबर है, क्योंकि अपॉन में अगर 1 पुट कर दूंगा तो क्या आएगा, फ्रैक्शन बन जाएगी ना। तो जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, एंड जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल रेसिप्रोकल है। जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, जिनको नहीं कर सकते वो इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, एंड ये ध्यान रखना कि रैशनल नंबर में कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, डिनोमिनेटर नॉट जीरो, मैंने लिखा भी हुआ है पी बाई क्यू क्यू नॉट जीरो, क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो फिर वो डिवाइड हो फ्रैक्शन नहीं बनेगी, क्योंकि जीरो से कभी भी किसी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। ओके, तो अब इसके बाद में लास्ट जो अपना बचा है इसमें इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, देखो सिंपल सा तो आपको पता लग रहा है कि इरेशनल नंबर व्हिच कैन नॉट रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, कि जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट नहीं किया जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, वो सारे के सारे क्या होंगे, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो वो सारे के सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। बट वैसे तो इस चैप्टर में आगे अपने डिस्कशन करेंगे, बट फिर भी बता दूं, अगर रूट, ये रूट है आप सभी को पता है, अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है, कौन सा नंबर, प्राइम नंबर आता है, तो भी वो इरेशनल नंबर होते हैं। आप ट्राई करके देख सकते हो √2, क्योंकि रूट से बाहर कौन से आएंगे, जिनके फैक्टर होंगे, 2 का कोई फैक्टर नहीं होता, √3, √5, √7, √11, √13, ये सभी के सभी क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, और एक मैं बता दूं, जैसा कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि इरेशनल पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है, पाई, क्योंकि पाई क्या है, अगर पाई की वैल्यू अपने फाइंड करते हैं ना तो 3.14 आगे चलती रहती है, कभी मतलब रुकती नहीं है, स्टॉप नहीं होती है, नॉन स्टॉप है। नॉन स्टॉप है तो आपको पता है क्लास 9th के अंदर आपने कंसेप्ट पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग, पढ़ा था ना, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनमें रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आता, एंड नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो वो भी सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि एक तो जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो तो सिंपल सा सीधा एक में मतलब काम सर गया, एंड उसके बाद में क्या है, मैंने कुछ बताया एग्जांपल ये थे, प्राइम नंबर वाला हो गया, जैसे पाई हो गया, तो ये इरेशनल नंबर के आप एग्जांपल लिख सकते हो, पाई लिख सकते हो, लिखना चाहो √2 लिख सकते हो, √3 लिख सकते हो, एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर में काउंट होते हैं। ओके, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, जिससे आपको एक मतलब कि जैसे चैप्टर स्टार्ट करते हो तो फ्रंट में इसको नोट कर सकते हो। ओके, नोट डाउन कीजिए। एंड जो इसके बाद इंट्रो के बाद में जो इसमें एक थ्योरम है, एंड वो थ्योरम आपको रीड करनी है, एंड उस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो मैंने राइट कर रखी है, बट एक्चुअल में ये स्टेटमेंट इसकी आपने ध्यान रखनी है, बट इसका बिल्कुल इजी वे बताऊंगा आपको, तो ध्यान देना। थ्योरम है जो आपने रीड करनी है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम भी बोल सकते हो आप, एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा, एंड इसमें आपने करना क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, एंड लेमा मतलब अपने जो डिवीजन है डिवाइड करना है, सिंपल सी बात है। यूक्लिड डिवीजन लेमा कोई साइंटिस्ट था, उसने एक डिवीजन की जो थ्योरम है वो अपने नाम पे सेट कर दी है, ठीक है। तो देखो इसमें नॉर्मली बात है कि कोई भी अपने पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, एंड दो पॉजिटिव इंटीजर का जब अपने डिवाइड करेंगे, एंड जब नॉर्मल एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने यहाँ किया, आपने किया 16 डिवाइड बाय 5, कि 16 में 5 का डिवाइड कर दिया, 3 5 जा 15 एंड द रिमाइंडर इज 1, यही है। एंड इसको आप क्या बोलते हो, डिविडेंड, ठीक है। एंड इसको आप क्या बोलते हो, डिवीजर या डिवाइजर, एंड इसको आप क्या बोलते हो, रिमाइंडर, और इसको आप क्या बोलते हो,
क्वेश्चन क्या बोलते हो, या क्यूटेंट भी बोल देते हो, क्वेश्चन। तो यही है, एक्चुअल में यही है। आप इसको लिख के देख सकते हो, क्या लिखोगे, डिविजिबल इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यही है ये थ्योरम। बट अकॉर्डिंग टू थ्योरम इसने क्या किया कि जो नॉर्मली आपके बुक के अंदर गिवन है वो ये इसकी फॉर्म गिवन है, इसकी जनरल फॉर्म है ना जो ये जनरल फॉर्म है इस थ्योरम की। एंड उसने क्या किया हुआ है, आर और क्यू तो वही है, बट इसने जो डिविडेंड और अपने पास जो डिवाइजर है वो उसने चेंज करके ए और बी लेट किए हुए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ ए और बी लेट किए हैं। तो लेट ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, कहता कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर अगर आप लोगे उसका जब डिवाइड करोगे तो वो इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को फॉलो करेगा। ओके, एंड इसके अंदर नॉर्मली आप देखो आपने किससे डिवाइड किया, आपने माना कि एक तो ये ए इंटीजर ले लिया, जिससे डिवाइड करना है इसको ए लिख लिया, और जिससे डिवाइड करना है इसको बी लिख लिया, इनटू क्वेश्चन जो आपका आंसर आ जाता है वो क्यू हो गया, एंड जो बच जाता है वो आर हो गया। तो आप देख सकते हो इसी में अगर ए और बी लेट करके करता हूं तो ये फॉर्म बनती है। तो आपको मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेम वही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वाली ही है, तो कोई इसमें ज्यादा इश्यू नहीं है इतना। बट इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इसको ए और बी मतलब इंटीजर लेके करेगा। ओके, एंड इस थ्योरम को आपने करना कैसे है, मतलब इस थ्योरम का ये जो फॉर्म है वो तो आपने नोटबुक में कैसे राइट करना है। बट एक चीज इसमें और बता दूं आपको मैं, एंड अब इसमें आपने क्या ध्यान रखना है कि देखो ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि ये ऐसे है, वही है d इक्वल्स टू डी इंटू क्यू प्लस आर ही है, तो इसमें ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है आपको, वही सेम प्रोसेस है। बट इसमें जो ये चीज लिखी है ना मैंने, इस पे फोकस करना है। अब ये क्या है कि जो रिमाइंडर है, कि जो मेरे पास क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, एंड जो भी रिमाइंडर आता है मेरे पास वो या तो क्या होगा, जीरो हो सकता है। इस देखो इसका मतलब तो है जीरो से बड़ा, एंड इसका मतलब है जीरो के इक्वल। तो मतलब जो रिमाइंडर है, मान लो कि मैंने 15 से डिवाइड किया, तो देखो अगर यहाँ 16 की बजाय 15 होता तो रिमाइंडर जीरो आ जाता। देखो यहाँ तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, कभी भी अगर किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता, तो रिमाइंडर जीरो नहीं आता, तो देखो जो डिवाइजर है जिससे अपने डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा तो रिमाइंडर नहीं आएगा ना। अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6 आ सकता है क्या, ये तो आपको भी अंडरस्टैंडिंग है इतनी कि अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 नहीं आ सकता। रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 या 4, 5 भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 आएगा फिर भी वो डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 4 ही रिमाइंडर आ सकते हैं। अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो 0 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 0 1 आ जाएगा। तो मतलब जिससे डिवाइड करोगे उससे तो रिमाइंडर छोटा ही आएगा ना, उसी को रिमाइंडर बोलेंगे। रिमाइंडर कौन सा होता है, जो बच जाता है लास्ट में उसके बाद में डिवाइड नहीं होता उसको रिमाइंडर बोलते हैं। क्लियर, तो ये चीज मैंने ये लिखी है। तो इसमें ये चीज ध्यान रखना कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे रिमाइंडर छोटा आएगा, एंड 0 या 0 से बड़ा आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। एंड नोट डाउन करना है तो ध्यान देना भी, इतनी चीजें नोट डाउन करनी है। ये जो इधर वाला मटेरियल था ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, तो ये आपकी इतनी यूक्लिड डिवीजन लेमा है। एंड अभी इस पे मैं आपको एक एग्जांपल भी करवाऊंगा कि इसका यूज कैसे करना अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो एक एग्जांपल करवाऊंगा, नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने जैसे भी आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्सप्लेन की थी, एंड उसी पे डिपेंडेबल आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि क्वेश्चन करने कैसे हैं। तो क्वेश्चन को देखो, नॉर्मली जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो किसके लिए यूज होती है, HCF के लिए यूज होती है। किसके लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप थोड़ा सा मैं आपको ये भी रिकॉल करवा दूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता था। नॉर्मली आप मतलब कि बेसिक तरीके से जो करते थे वो मैं बताता हूँ आपको। देखो कैसे करते थे आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नॉर्मल, देखो मैंने दो नंबर ले लिए, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के बताता हूँ। आप इसके प्राइम फैक्टर करते थे, 2 से कर देते थे 1 1 2, फिर 2 से ये आ जाता था 56, ओके 56 आ जाएगा।
एंड फिर 2 से करेंगे 28 आ जाएगा, एंड फिर 2 से 14, एंड फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, नहीं तो आप छोटा करो इसको 124 करो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ये ज्यादा लेंथी चला जाएगा, छोटा सा कर लेते हैं 124। 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, 2 फिर 2 से करेंगे 31, एंड फिर 31 इज अ प्राइम नंबर एंड 31। एंड नेक्स्ट टाइम आप 24 के फैक्टर करते थे क्या, 2 से इज 12, एंड 2 से 6, 2 से 3, एंड 3 से 1। एंड आप क्या करते थे, इन दोनों के फैक्टर लिखते थे कि फैक्टर्स ऑफ 124 एंड फैक्टर्स ऑफ 24, एंड आप क्या करते थे, दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड जो नंबर क्या हो हाईएस्ट हो, बड़ा हो और दोनों में से कॉमन आता हो, एक तो 2 कॉमन आता है, फिर से 2 कॉमन आता है, तो 2 into 2 कितना हो जाता है 4। 4 is the greatest number, is the common factor this and this number। किन दोनों का जो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर नंबर है वो है 4। कि अगर आप इस ये भी 4 के टेबल में आता है, ये भी फैक्टर का मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर मतलब कि ये जो दोनों नंबर है, या तो अपने ये कह सकते हैं कि दोनों 4 के टेबल में आते हैं, अगर आगे तक कंटिन्यू अपने रीड करें, यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि दोनों कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं 4 से। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप नॉर्मल पहले स्मॉल 6, 7, 8 क्लासेस में ऐसे करते थे, बट आज इसी प्रोसेस को अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा से करेंगे। नॉर्मली ध्यान देना, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जैसे इसके अंदर नाम आ गया डिवीजन, तो मतलब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, सिंपल सा। एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर जैसे अभी मैंने आपको बताया यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या थी, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, आई थिंक मैंने यही बताई थी आपको। अब इसका यूज करना है आपने, तो सबसे पहले तो आपने ये इसमें से डिस्ट्रीब्यूट मतलब इसमें से आपने कलेक्ट करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, क्योंकि बड़े के अंदर ही छोटे छोटे नंबर का डिवाइड होगा ना, तो सबसे पहले आपने बड़ा नंबर चूज करना है। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 124 इज ग्रेटर देन बाय 24, मतलब समझे ना कि 124 से क्या है, ग्रेटर है, तो मतलब जो a की वैल्यू है वो सबसे बड़ी वाली होगी ना, a के अंदर डिवाइड करेंगे तो a तो आ गया 124, एंड b कितना आ गया मेरे पास, जिससे डिवाइड करते हैं, जिसको डिवाइजर बोला जाता है, वो आ गया 24। तो सिंपल ये कुछ नहीं करना, आपने डिवाइड करना है। सबसे पहला काम आपने ग्रेटर और स्मॉलर चूज करना है, फिर उसके बाद डिवाइड 124 डिवाइड बाय 24 एंड करेंगे तो 5 पे 5 24 is 120 एंड रिमाइंडर इज 4 एंड रिमाइंडर कितना आया 4। तो सबसे पहले आप लिखोगे, क्या लिखोगे, जो a था, a क्या था मेरे पास 124 था जो डिविडेंड था या डिवाइडेड था, एंड b क्या था जो डिवाइजर था, किससे डिवाइड किया आपने 24 से डिवाइड किया, एंड क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन आ गया आपका 5 प्लस में रिमाइंडर क्या बचता है आपका 4। ये तो होता है इसका स्टेप फर्स्ट। आपने इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करना है जब तक आपका रिमाइंडर क्या ना आ जाए 0। एंड अब आप सोच रहे हो सर आपके रिमाइंडर में 4 आ गया तो 0 कैसे लाए, तो वेरी सिंपल। एंड उसके बाद में आपने क्या करना है, इस नंबर पे और एक रिमाइंडर पे, देखो इसका और इसका तो कोई रोल प्ले होता नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर ऑलरेडी हमने कर दिए ये, एंड अब क्वेश्चन का भी कोई यूज नहीं होगा। एंड यूज किसका होगा, अगर रिमाइंडर 0 लाना है तो इसका और इसका यूज कर सकता हूं मैं, और किसी का तो नहीं कर सकता। रिमाइंडर 0 लाने के लिए इन दोनों का यूज ही होगा ना, अदर किसी का तो यूज नहीं हो सकता क्योंकि ये रिमाइंडर है, ये क्वेश्चन है, इससे अगर डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, आपने हमेशा किसका, डिवाइजर का और रिमाइंडर का यूज करना है परमानेंटली। एंड स्टेप सेकंड, स्टेप बाय स्टेप करेंगे ज्यादा इजी पड़ेगा। स्टेप सेकंड के अंदर आपने एक तो डिवाइजर उठाना है एंड एक क्या उठाना है, बचा हुआ रिमाइंडर। एंड जो बड़ा है, बड़ा कौन सा है 24 ग्रेटर है 4 से, एंड फिर आप अगेन डिवाइड करोगे 24 को, जब आप 4 से डिवाइड करते हो आपका आंसर आता है 24 0, एंड आपका आंसर आ गया 0। अब अगर आप लिखो तो इसको कैसे लिखोगे, इसी फॉर्म में 24 था एंड जो b था किससे डिवाइड किया था, 4 से किया था सर, एंड क्वेश्चन कितना आ गया सर 6 आ गया, प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। अब देखो रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब अपना क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। एंड आपने तब तक इस प्रोसेस को करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए।
नहीं तो हर स्टेप में आप डिवीजन और रिमाइंडर का यूज करोगे एंड करते जाओगे डिवाइड करते जाओगे। जब रिमाइंडर 0 आ जाए वहां स्टॉप हो जाना है। एंड जैसे रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उसमें जो डिवाइजर है, क्या है, जो डिवाइजर है वही HCF होगा। आई बात समझ में? तो HCF कितना आ जाएगा मेरे पास 4। तो ये है यूक्लिड डिवीजन। तो आई होप आपको ये एग्जांपल था जो अच्छी तरह समझ में आया होगा। एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा से ऐसे करना है। एंड अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन इसी मेथड से भी करवा रहा हूं, तो आप उतने इसको मतलब एक बार रिपीट कीजिए। एंड अभी मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 कौन सी एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन फर्स्ट अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। एंड क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर आप अगर ध्यान दो तो वही सेम चीज है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, फाइंड द HCF। तो सिंपल सी बात है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का आपने यूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है और HCF फाइंड करना। आपने क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। HCF की फुल फॉर्म आपको पता होगी एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 135 एंड 225 एंड इन दोनों में से आपने HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, पता लगाना है। सबसे पहले तो आपने तो V अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कि अपने डिवीजन लेमा क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। लिखना तो लिख देना, नहीं लिखना तो कोई जरूरी नहीं है, बट मैंने बता दिया लिखना तो लिख देना। एंड जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में आप क्या करोगे, एक दो बार स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपने इन दोनों में से ये चूज करना है कि बड़ा कौन सा है। एंड ये तो आपको देख के पता लग ही जाता होगा ना बड़ा कौन सा, इतना नहीं मतलब कि अपने कहते हैं कि इतना डिफिकल्ट तो है ही नहीं है। एंड आपको पता है कि सबसे पहले कौन सा है ग्रेटर, 225 इज ग्रेटर देन 135। ये दोनों में से ये बड़ा है, ठीक है। तो आपको मैंने बोला था कि जो भी ग्रेटर होगा एंड उसके अंदर स्मॉल का डिवाइड, तो आप डिवाइड कर देंगे 135 को। एंड 135 2 जा करूं तो 270 हो जाएगा, वो तो ज्यादा हो जाता है, तो 1 पे डिवाइड होगा। एंड 1 पे इसको डिवाइड करता हूं तो अपना रिमाइंडर जो बचता है वो 0 एंड 12 9, आई थिंक 90 बचेगा। एंड 90 आपका रिमाइंडर आता है। तो आप इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, a = bq + r, ये लिखोगे। एंड a कितना है 225, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, हर पार्ट के अंदर एक बार लिखूंगा, ठीक है। तो 225 = डिवाइजर क्या था, सॉरी जो अपने पास डिवाइजर था वो क्या था 135 था। एंड जो क्वेश्चन है वो 1 है एंड जो रिमाइंडर है वो क्या है 9। अभी मैंने जैसे आपको बोला कि आपने ये प्रोसेस कब तक करनी है, जब तक रिमाइंडर क्या ना आए, रिमाइंडर क्या ना आए, 0 ना आए तब तक करनी है। 0 लाना है और डेफिनेटली आएगा। जब उसने बोला है यूक्लिड डिवीजन लेमा से करना है तो मतलब करना है, ओके। एंड नेक्स्ट टाइम मैंने बोला था स्टेप सेकंड के अंदर आपको क्या वही सेम चीज, क्या डिवाइजर को यूज करना है एंड रिमाइंडर को। तो डिवाइजर और रिमाइंडर में पहले देख लो ग्रेटर कौन सा है, तो 135 इज ग्रेटर देन 90। एंड सिमिलरली वही डिवाइड करेंगे, एंड डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वही 135 एंड डिवाइड बाय 90 एंड 90 बन जा 90 एंड योर रिमाइंडर इज 45 एंड राइट। तो क्या आएगा 135 = 90 into 1 and remainder is 45 and remainder is not 0, remainder फिर भी 0 नहीं आया तो मतलब और आगे करेंगे। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक आप इसको करते रहोगे। अब फिर से डिवीजन और क्वेश्चन उठा लेता हूं, तो दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, 90 इज ग्रेटर देन 45, ठीक है।
एंड जब 90 के अंदर मैं 45 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 90 टू ज़ा सॉरी 45 टू ज़ा 90 एंड देन फाइनली रिमाइंडर इज 0। तो जैसे ऐसा आंसर आता है तो बड़ा ऐसे मतलब कि खुशी से होती है कि हाँ आंसर आ गया। तो क्या करेंगे अपने फाइनली रिमाइंडर 0 आ गया तो इसको कैसे लिखेंगे 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0 एंड ये चीज तो आपको इससे लिखनी आगे होगी। अब मैं आई थिंक मेरे आइडिया से कोई डिफिकल्ट नहीं है। एंड जैसे रिमाइंडर 0 आता है तो मैंने बोला था कि जो भी डिवाइजर है वही क्या होगा HCF होगा। ओके तो HCF कितना आ जाता है 45। ओके आई होप इट इज क्लियर। तो ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन फर्स्ट का एंड इसको आप नोट डाउन कीजिए एंड काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये साइड में डिवाइड्स भी आप शो कर सकते हो जिससे मतलब कि आपको एग्जाम टाइम में हेल्प मिलेगी जब आप रीड करोगे। तो अब मैं डेली आपसे यही बात रिपीट करता हूँ कि आप अच्छी तरह नोट्स बना रहे हो एंड नोट्स बनाते रहो जिससे आपको फ्यूचर में मतलब टाइम बचेगा जिससे आप मतलब कि टाइम बचेगा तो आप अपना रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम दे पाओगे। तो आप नोट्स बनाते रहो और अगर नोट्स आप सभी बना रहे हो तो आज इस वीडियो के कमेंट में आप मेरे को यस सर लिख के जरूर जाना कि मेरे को पता लगे कितने बच्चे नोट्स बना रहे हैं। ठीक है और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया कीजिए प्लीज। एंड सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन first question second part and second part is 196 question first and second part is 196 and 38220 ओके एंड इसमें वही सेम प्रोसेस करनी है आपने। क्या सबसे पहले आप लिख सकते हो वी अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम लेमा बट स्टेप फर्स्ट में आपने क्या करना है सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखने से पता लगता है इतनी बातों तो आई थिंक ये सबसे बड़ा है एंड दिस इज ग्रेटर देन दिस 38,220 is greater than 196 ओके एंड ये इससे बड़ा है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे डिवाइड करके देखोगे कि भाई हाँ कहां तक पहुंचते हैं अपन। तो देखो भी नॉर्मली आप अगर डिवाइड करके देखोगे तो 196 है तो 1 से करोगे फर्स्ट में देखो 1 डिजिट लेने पे डिवाइड नहीं होता 2 का यूज करने पे भी नहीं होता तो मोस्टली 3 का करेंगे ना 3 का करेंगे तो 196 कितने बच जाती है 12 2 6 and 1 7 7 और इधर 17 8 and इधर 2 1 एंड ऊपर से क्या नोट करेंगे 2 एंड फिर ये किसके देखो ये है 18,000 सॉरी 1800 एंड ये है 196 मतलब नियर अबाउट देखा जाए तो ये 200 है एंड ये क्या है 1800 है। तो आई थिंक अप्रोक्सीमेट अगर आइडिया लगाएं तो 9 पे जा सकते हैं। अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा रहा हूँ कि जिससे अपने को नॉर्मली कैलकुलेशन पता लग जाए। इसको मैं अगर 200 मान के चलता हूँ इसको 1800 मान के चलता हूँ तो लगभग किस पे जा रहा है 9 पे जाएगा ना 200 इंटू 9 1800। तो ऐसे आइडिया लगा सकते हैं। 9 से करता हूँ 9 6 54 कैरी 5 9 9 81 एंड 5 9 9 81 एंड 5 86 एंड 86 8 9 1 एंड सॉरी 9 6 54 कैरी 5 and 9 9 81 86 8 and 9 1 9 or 8 17 and 12 8 and 5 15 9 तो 98 and ऊपर से क्या नोट करेंगे 0 एंड देखो अगर इसको मैं 200 मान के चलता हूँ ये नियर अबाउट 1000 है तो लगभग अप्रोक्सीमेट 5 पे जा सकता है क्योंकि जब तक मेरे पास डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख नहीं सकता क्योंकि जब तक मेरे पास डिवाइड हो रहा है एंड रिमाइंडर नहीं आ रहा जब तक रिमाइंडर नहीं आएगा तब तक मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की वो फॉर्म तो नहीं लिख सकता। तो डिवाइड करते हैं अभी तो मैंने 5 से कर दिया 30 कैरी 3 एंड 45 48 4 एंड दैट इज 5 and 4 9 and finally very
इजी क्वेश्चन। ये तो फर्स्ट स्टेप में ही अपने पास रिमाइंडर 0 आ गया, तो क्या लिखेंगे इसको, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, दिस इज अ यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, एंड 38220 then equals to 196 into question 195 and plus 0 and the remainder is 0। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन फिनिश हो गया था, रिमाइंडर इज 0 एंड एचसीएफ कौन सा होगा, तो मैंने बोला था जो डिवाइजर है वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो आप लिख सकते हो एचसीएफ ऑफ 38220 एंड 196 is 196। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो बहुत ज्यादा इजी था ये, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस इसमें आपको डिवाइड करना आना चाहिए। ओके, तो ये तो फर्स्ट स्टेप में ही अपने पास रिमाइंडर 0 हो गया, तो अपने को आगे वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर सकते हो, या वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो। फिर करते हैं लास्ट थर्ड पार्ट। And third part is में क्या है, 867 एंड सेकंड नंबर है 255 एंड वही सेम प्रोसेस करनी है अपने को, क्या कि अपने को एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने क्या डिसाइड करना है स्टेप फर्स्ट में कि सबसे बड़ा कौन सा है, स्टेप फर्स्ट। तो आपको इतना तो पता लग गया होगा 867 इज ग्रेटर देन 255, ग्रेटर देन है, तो सिंपली आप क्या करोगे, 867 इज डिवाइडेड बाय 255। तो देखो अप्रोक्सीमेट मेरे आईडिया से 3 से कर सकते हैं, अगर 3 से करें तो नियर अबाउट पहुंच जाएंगे। 3 से कर दिया मैंने, 15 1 कैरी एंड 15 1 16 1 कैरी 6 1 7 एंड दैट इज 0 1 102। एंड अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा राइट करें, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ओके, तो ये तो वी नो दैट है, अपने को पता है। तो 867 देन इक्वल्स टू 255, सॉरी ओके राइट 255 इनटू क्वेश्चन इज 3 देन रिमाइंडर इज 102 एंड रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो क्वेश्चन का रिमाइंडर का यूज करेंगे वापस से। स्टेप सेकंड क्या करेंगे, वहां पे चेंज थोड़ा सा लाइट चलने लगे, तो क्या आ जाएगा स्टेप सेकंड के अंदर अपने वही एंड 255 इज ग्रेटर देन बाय 102। ओके, एंड सिमिलरली वही डिवाइड करेंगे 255 एंड डिवाइड बाय 102, 2 से करेंगे 204 एंड 1551 एंड सेकंड टाइम जब राइट करोगे तो क्या लिखोगे 255 देन इक्वल्स टू 102 into 2 then remainder is 51 एंड स्टेप थर्ड के अंदर मैंने बोला था जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक करते रहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम 102 is greater than 51 and similarly वही 102 is divided by 51 and क्या आएगा 2 पे and remainder is 0। फाइनली जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो अपने क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे अपन a मतलब 102 equals to 51 into 2 then प्लस में आ जाएगा रिमाइंडर 0 एंड जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो मैंने बोला था कि जो भी डिवाइजर है वो क्या होता है एचसीएफ। तो रिमाइंडर इज 0 एंड एचसीएफ कितना आ जाएगा, यहाँ वो लिख सकते हो एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स कितना आ जाएगा, एचसीएफ इज 51। ओके, तो आई होप आपको ये आज का जो मेरा इंट्रो था इस चैप्टर का एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपको काफी अच्छा लगा होगा और काफी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मतलब ये जो कंटेंट डेली आपको करवाया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रोवाइड करवाए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो बाय।
आज के लिए सिर्फ इतना ही।